नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार पीसीएस का सेट नंबर 4 की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली अभी तो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें अब ये भारत की प्रस्तावना के ऊपर क्वेश्चंस जितने हैं वो चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग पहले एक बार भारत की प्रस्तावना को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है भारत की प्रस्तावना, इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले भारत की जो प्रस्तावना है इसको ताकत कहाँ से मिलती है। तो देखो, ताकत मिलती है भारत के लोगों से, क्योंकि भारत के लोगों ने ही 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान में भारत की प्रस्तावना को शामिल किया था। तो देखो, इसमें सबसे पहले अगर कोई पूछे कि भारत की प्रस्तावना को ताकत कहाँ से मिलती है, तो ताकत इसको मिलती है भारत के लोगों से। तो देखो, हम लोग किस तरह का भारत देश बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ये किस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, न्याय हम कितने तरह का चाहते हैं। तो हम चाहते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 चीज़ें हम लोग चाहते हैं। और देखो, स्वतंत्रता मतलब जिसको लिबर्टी कहा जाता है, तो ये विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 ये हमारी स्वतंत्रता है और 3 ये न्याय है हमारे। ठीक है, अब देखो, समता मतलब, समता का मतलब है बराबरी। तो बराबरी क्या है, प्रतिष्ठा की, हमें मतलब समान, एक तरह से बोलो कि सम्मान मिले। दूसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये 2 चीज़ें। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये सब चीज़ें हमें संविधान की प्रस्तावना में मिली हुई हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कुछ जल्दी से क्विक पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि हमारे अंदर, हमारा देश जो है, एक तरह से किसी भी विदेशी मामले में या अपने कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई दूसरा देश हमको ये नहीं बताएगा कि हमें अपने देश के बारे में क्या फैसला लेना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब एक तरह से होता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इंग्लिश संप्रभुता, ये देखो, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सोवर्निटी। ठीक है, तो सोवर्निटी का मतलब क्या है, जिसको संप्रभुता हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब आप बात को समझो कि अगर अभी आप जैसे एक उदाहरण से समझो, जो नाटो, वो ये तुम्हारा यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चालू हो गया है, इसमें भारत को क्या फैसला लेना है, ये हमको अमेरिका नहीं बताएगा, ये हमको नाटो नहीं बताएगा। हमारे देश के हित में जो होगा वो हम फैसला लेंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई भी देश डिक्टेट नहीं कर सकता है अपनी पॉलिसी पर कि नहीं आप ये चीज़ फॉलो करो और अपनी विदेश नीति को इस तरह से चलाओ। तो इसका मतलब यही संप्रभुता का हो गया। अब देखो, एक होता है संप्रभुता में एक चीज़ एक्सेप्शन है कि मान लो कल को भारत कह दे कि कोई ऐसा फैसला जिसकी वजह से पूरी दुनिया के देशों पे असर पड़ रहा है, तो उस तरह की संप्रभुता का मतलब नहीं होता है कि कोई भी फैसला आप ले लो किसी भी चाहे तरीके से। तो बात को समझो, जैसे कल भारत के प्रधानमंत्री ये कह दें कि हम भारत में जितने भी पेड़ हैं वो काट डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम संप्रभु देश हैं और हमारे देश में जितना भी पेड़ है वो हम काटेंगे और इससे किसी दूसरे देश को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बात को समझ रहे हैं, अगर भारत ने अपने देश के पेड़ काट डाले तो भारत में
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ग्रीन हाउस गैसें जो निकल रही हैं उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी एक तरह से मैकेनिज्म नहीं रहेगा। तो केवल भारत की ही हवा खराब नहीं होगी, भारत के अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं उनकी भी हवा खराब होगी, और पूरी दुनिया के देशों की भी हवा खराब हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? और भारत की वजह से हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग आ जाए। तो बात को समझे कि नहीं कि एक तरफा फैसला जिसके दुनिया के देशों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उस फैसलों को लेने से पहले ये संप्रभुता के अंदर नहीं आता है कि भारत कह दे कि कल को हम जो हिमालय पर्वत है इसको काट के पूरा प्लेन कर देंगे। अगर काट के प्लेन कर दोगे पूरा, तो भारत में भी बाढ़ आएगी और भी देशों में बहुत सारे जियोग्राफिकल चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपदा आएगी। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से ये सब संप्रभुता का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कोई भी मन तरीके से फैसले ले लिए, पर ये हो सकता है, ये होता है कि आप अपने हित के लिए मतलब दूसरे देश का नुकसान ना हो, पर अपने फैसले आप लेने में स्वतंत्र हैं। तो यही होता है संप्रभुता। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब ये है, समाजवादी का मतलब ये है कि जैसे भारत में सबसे पहले ये देखो कि भारत में मिश्रित समाजवादी है। मतलब इसका ये हुआ कि देश के जितने रिसोर्सेज हैं, मतलब देश के जो रिसोर्सेज हैं उसमें सभी लोगों का हक है। मतलब कोई ये नहीं कि कोई आदमी कह दे कि हमारा हक ज़्यादा है, मुकेश अंबानी जी कह दे कि हमारा हक देश के रिसोर्सेज पे ज़्यादा है और भारत की जनता का और लोगों का नहीं है, तो ये मतलब नहीं है। तो मतलब भारत की प्रस्तावना में ये कहा गया कि हम ये कोशिश करेंगे कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति जो है, निजी संपत्ति को हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये कि हमें मतलब देश के हर नागरिक के हम बराबर पर देने का कोशिश करेंगे। बात को समझे या नहीं समझे? तो ये समाजवादी है। तो भारत में किस तरह का समाजवाद है? तो इसको कहा जाता है मिश्रित समाजवाद। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर। और लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। तो ये इस तरह का हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये भारत की प्रस्तावना के बारे में कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी देखो, डेमोक्रेसी भी जो होती है ये भी 4 तरीके की डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेसी एक को कहते हैं प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। जैसे एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है रिकॉल और एक होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, तो ये आने वाले वीडियो में जब भारत की प्रस्तावना पे हम लोग डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे तो उसमें ये लोग ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो देखो इतना ये था भारत की प्रस्तावना के बारे में। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक बार इंग्लिश में देख लो किस तरह का हम लोग रिपब्लिक चाहते हैं। एक सोवर्ण, ठीक है, सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर और चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब जस्टिस देखो, तो जस्टिस न्याय है जिसको हिंदी में कहेंगे। तो किस तरह का हम लोग जस्टिस चाहते हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, अब देखो लिबर्टी, तो लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, और इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ठीक है, तो ये इक्वालिटी हो गई। और बंधुत्व जिसको फ्रेटर्निटी बोला जाता है, तो ये किस तरह की है? तो देखो एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये है भारत की प्रस्तावना के कुछ कीवर्ड। ठीक है, तो आने वाले समय में हम लोग और भी वीडियो देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के पीछे देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखो कौन सी नहीं है? तो अभी हम लोग ने देखा हुआ है स्वतंत्रता किस कौन कौन सी है। तो देखो विचार की स्वतंत्रता है,
अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की स्वतंत्रता है। तो 5 स्वतंत्रता हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? विचार की भी है, विचार प्रकट करने की भी, तो ये तो दोनों एक ही हो गए। और विश्वास प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा नहीं दिया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता आर्थिक नहीं दिया गया है, पर न्याय, ये देखो न्याय जो है ना ये आर्थिक दिया गया है। तो अगर न्याय होता तो आर्थिक हो जाता, पर स्वतंत्रता आर्थिक नहीं है। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत है ये अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्दों में सम्मिलित नहीं था। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। तो देखो गणराज्य तो ये अभी हम लोग ने देखा है कि गणराज्य तो था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अखंडता और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, 42 अमेंडमेंट जो एक्ट था 1976, इसी के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। तो 1949 में इसका संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये तीनों थे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आया आपको कि नहीं? गणराज्य ये वर्णित था। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दिया गया अमुक, मतलब भारत की प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं, न्यायालय में लागू होता है, दूसरा महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है। ठीक है, शासन करने के ये उद्योग नहीं है, ये उद्देश्य है, उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, तीसरा संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो देखो अगर भारत की प्रस्तावना को हमने न्यायालय में लागू कर दिया, तो अब बात को समझना, अगर भारत की प्रस्तावना को हमने न्यायालय में लागू कर दिया तो क्या होगा? हमको न्याय देना पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और आर्थिक न्याय अभी हम कैसे दे सकते हैं? आर्थिक न्याय तो अभी भारत की इतना मतलब रिसोर्सेज नहीं है, भारत इस समय इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम सबको बराबर। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाएं और गरीबों को कम से कम 1 कमरे का पक्का घर दे सकें। ये कोशिश तो बराबर चल रही है ना, बराबर आवास भी बन रहे हैं। पर क्या इसको न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है? अगर न्यायालय में चुनौती दी गई तो उसी तारीख से ये अप्लाई हो जाएगा और उसी दिन मकान सबको गरीबों को देने पड़ेंगे, उनको बराबर एक स्टेटस लाना पड़ेगा। तो ये एकदम से कैसे हो पाएगा? तो इस तरह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती भारत की प्रस्तावना को। तो ये तो गलती है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, सही बात है, ये महत्वपूर्ण है। शासन करने के उद्देश्यों को ये प्रकट करता है कि मतलब कोई भी सरकार आए, चाहे किसी भी पार्टी की अपने देश में सरकार आए, पर जो भारत की प्रस्तावना है इसी के आधार पर ही देश की सरकारों को चलना पड़ेगा। मतलब लोगों का अधिकतम कल्याण। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में ये सहायता करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 3 और 4। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़े गए थे? बताइए आप लोग। (42) ठीक है, अभी मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये दोनों शब्द और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ का आंसर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता ये सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, ठीक है, मतलब सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो सार्वभौमिकता ये टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया है, ठीक है। तो बताइए आप लोग। तो देखो मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान में शामिल किए गए थे, स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के आधार पर, तो ये रूस से लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रूस से लिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा, ये गलत टाइप हो गया है, सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो देखो आयरलैंड गणतंत्र है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा और अनुभव और सेवा को, मतलब जो 12 सदस्य के लोग, 12 लोग शामिल होते हैं ना राज्यसभा में, कला के आधार पे, प्रतिभा के आधार पे, तो उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ये नॉमिनेट करता है कि ये लोग राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट कर सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलो अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, ठीक है। तो देखो शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन है। सबसे पहले जब हमारा लोकसभा चालू होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद पूछा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल तब कब से चालू हुआ ये बताइए, तो 1962 से चालू हुआ है, ठीक है। अब देखो शून्यकाल में क्या होता है कि शून्यकाल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखो शून्यकाल आखिर होता क्या है, तो शून्यकाल में देखो क्या होता है कि संसद के सदस्य जो होते हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखो शून्यकाल किसके बीच का समय है, तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है, और शून्यकाल के बाद संसद की जो मेन कार्रवाई चालू होती है। तो किसके बीच का ये समय मतलब शून्यकाल है, तो प्रश्नकाल और संसद की कार्रवाई के बीच का समय है। अब देखो प्रश्नकाल समझना कि प्रश्नकाल क्या होता है, तो संसद का जो पहला घंटा होता है, मान लो लोकसभा आई और लोकसभा चालू होती है तो सब लोग आते हैं सबसे पहले, ठीक है, और अगर पहले दिन कोई भी लोकसभा चालू हो रही है तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रगान बजता है, राष्ट्रगान बजने के बाद क्या होता है, संसद का पहला घंटा चालू होता है। इसी में प्रश्नकाल पूछा जाता है। मतलब प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है, आप बात को समझना, कोई भी सदस्य है वो किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। मान लो रेलवे के ऊपर कोई प्रश्न पूछना है कि रेलवे की लाइन कितने किलोमीटर इस साल बढ़ी हुई है, हाईवेज का निर्माण कितना हुआ है, अगर ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हो रही है तो बिजली की लाइनें कितनी बढ़ी है, तो कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो देखो प्रश्न के प्रकार किस तरह के होते हैं, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, जिसको
जिसमें स्टार लगा रहता है, ठीक है। दूसरा होता है अतारांकित, ठीक है। और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले। तो देखो, तारांकित प्रश्न जैसे किसी ने पूछा, मान लीजिए कि कोई भी सदस्य लोकसभा का, उसने मान लो रेलवे के मिनिस्टर से पूछा कि कितने किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है 2021-22 में, ठीक है। तो ये प्रश्न इसने पूछा, तो इसका जो उत्तर देंगे, वो उत्तर जो मिनिस्टर देंगे वो मौखिक देंगे, ठीक है। मान लो इन्होंने कहा कितने किलोमीटर बनी 2021-22 में, तो इन्होंने कहा, जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार क्या कहेंगे, मान लो ये कहेंगे कि 1000 किलोमीटर हमने बिछा दी है, मतलब ओरल देंगे, रिटर्न में नहीं देंगे। तो ये दूसरा भी दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1000 किलोमीटर में यूपी में कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी है, तो ये फिर से उत्तर मौखिक में दे देंगे। तो ये होता है तारांकित प्रश्न। अब जैसे मान लो अतारांकित प्रश्न पूछा, तो देखो अतारांकित प्रश्न पूछा उसने, तो इस मामले में क्या होता है कि रिटर्न में पूछा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और रिटर्न में पूछा जाता है और इसका जवाब भी रिटर्न में ही दिया जाता है, और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो बात को समझे, तारांकित प्रश्नों के बाद में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, और अतारांकित प्रश्नों के बाद में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, एक होता है अल्प सूचना। इसमें क्या होता है, अल्प सूचना वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनको कम से कम 10 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। दस दिन पहले सूचना दे दी गई कि हमें ये प्रश्न पूछना है, तो इसका भी जो उत्तर होता है वो ओरल दिया जाता है, ठीक है। तो ओरल इसका भी उत्तर दिया जाता है, और तारांकित बात का भी ओरल दिया जाता है। अतारांकित जो अनस्टार्ड होता है उसका रिटर्न में दिया जाता है। तो इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। अब देखो इनका कलर देखो, जो स्टार प्रश्न होते हैं वो ग्रीन कलर में पूछे जाते हैं। क्यों ग्रीन कलर की पर्ची में पूछे जाते हैं, जिससे हम लोग एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कौन सा स्टार प्रश्न है, कौन सा अनस्टार प्रश्न है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा अतारांकित, तो ये वाइट पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरा अल्प सूचना वाले, तो ये हल्के गुलाबी, ठीक है। और एक है प्राइवेट सदस्यों से जो प्रश्न पूछा जाता है, इनसे पीले रंग में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बात को समझे कि नहीं। तो शून्यकाल है किसकी देन, भारत की। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 9th ये क्वेश्चन है कि बताइए भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान उसे कुछ विशेषताओं को लिया गया है, मतलब भारतीय संविधान में कुछ विशेषता दूसरे देशों से ली गई हैं। तो किस देश का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किससे लिया गया है, ठीक है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो नीति निर्देशक तत्व, तत्व किससे लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से, ठीक है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये इसका जो आर्टिकल है वो 36 से 51 है। ये मैं अभी इस वीडियो में तो मैंने नहीं डाला है, मूल अधिकार के एक वीडियो में मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल होंगे वो डालेंगे, और एक में नीति निर्देशक तत्वों का भी डालेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी डालेंगे। तो अभी केवल इतना समझ लो कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। एक तरह से कोई भी नीति बने तो ये कल्याणकारी जो राज्य है उसको ये करते हैं जस्टिफाई। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है,
मतलब समझो कि जिस तरह के कुछ कानून बना दिए इन्होंने संविधान में और कह दिया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, ग्रामीण विकास किया जाएगा, तो इस तरह से। और दूसरा, महिलाओं को जैसे मान लो कोई भी छुट्टियों के बारे में दिया गया है, समान घंटे मतलब पुरुषों के समान कुछ कम घंटे काम करने को दिया जाएगा और उनको वेतन बराबर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कुछ नीति निर्देशक तत्वों में डाली गई थी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें हम लोग आर्टिकल के द्वारा एक एक आर्टिकल समझेंगे। तो आयरलैंड से लिया गया है। तो देखो, अब कुछ हम लोग समझते हैं कि मतलब कुछ कुछ पॉइंट जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, तो इसमें क्या क्या है देखो। तो जैसे ब्रिटेन के संविधान है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एक तो लिया गया है संसदीय शासन, मतलब संसद लोकसभा राज्यसभा किस प्रकार से रन करेगी और इसका जो एक तरह से हायरार्की होगी तो ये किस तरह का होगा। दूसरा, विधि का शासन, जिसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, मतलब कानून के द्वारा कोई भी शासन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, तीसरा विधायी प्रक्रिया, चौथा है एकल नागरिकता, एक होता है मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, और एक है द्विसदनवाद, मतलब दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ पे दो सदन का नाम है, जैसे एक चलता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स है जस्ट लाइक लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राज्यसभा को क्या बोला जाता है? बौद्धिक लोगों की सभा, मतलब जो बहुत ज्ञानी होते हैं, तो वो वहाँ पे उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो बात को समझ रहे हैं, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अब जैसे यूएसए से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ठीक है। और देखो क्या लिया गया है यूएसए से? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। ये सब आप अभी केवल सुनते जाओ, अभी एक एक टर्म आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस पे अभी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा, जितने भी आप टर्म देख रहा हो इस पर सब पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगी। एक है उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये लिया गया यूएसए से। अब देखो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी उनसे लिया गया है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अब अगर कनाडा की बात आती है तो कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा के से लिया गया है संघीय व्यवस्था, दूसरा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में शामिल होना, ठीक है। तो अपशिष्ट शक्तियां हैं तीन तरह की शक्तियां हैं, एक है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची, और एक है समवर्ती सूची। और ये जो तीनों में नहीं है उसको कहा जाता है अपशिष्ट सूची। तो अपशिष्ट शक्ति किस में आती है? केंद्र में, ठीक है।
अब जो राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं, तो इस पर राज्यपाल की नियुक्ति का ये जो लिया गया है, ये इसी से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। मतलब राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय किसी किसी मामलों में सुझाव भी देता है, और सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय बाध्य है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है। व्यापार। और देखो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, मतलब लोकसभा, जब कोई विधेयक पास होने में प्रॉब्लम होती है, जो साधारण विधेयक होता है, तो साधारण विधेयक में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये इस तरह की जो संयुक्त बैठक बुलाने की ताकत है, वो संविधान में जो डाला गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही डाला गया है। अब जर्मनी से देखो क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है कि जब कभी भी देश में आपातकाल लगा हो, आपातकाल जब कभी भी देश में लगा होता है, तो उस समय मूल अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो यूएसएसआर, जिसको रसिया भी कहा जाता है, इससे क्या लिया गया? मूल कर्तव्य। और देखो भारत की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यह भी यूएसएसआर से ही लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से देखो ये यूएसएसआर का भी हो गया। और जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये था। तो नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है। चलो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो देखो एक ही नागरिकता। तो एक ही नागरिकता भारत में एक नागरिकता और अमेरिका में 2 नागरिकता है। ठीक है। अमेरिका में क्या होता है कि जिस स्टेट का, जैसे मान लो वहाँ कैलिफोर्निया स्टेट है, तो कैलिफोर्निया का नागरिक, एक तो कैलिफोर्निया की नागरिकता वहाँ पे होगी और अमेरिका की नागरिकता होगी, तो 2 नागरिकता वहाँ पे चलती है। इंडिया में कहीं भी स्टेट में जाने के लिए केवल एक नागरिकता, भारतीय हो कहीं भी रहो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे राष्ट्र की क्या है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें राष्ट्र की एकता को बढ़ाना है। तो अगर हम लोग दोहरी नागरिकता कर देंगे तो हमारे देश में अलगाव पैदा हो सकता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की संस्कृति है। ठीक है। तो एक ही नागरिकता ये नहीं है। संविधान की तीनों सूचियाँ ये भी नहीं है। और न्यायपालिका की दैवता, मतलब न्यायपालिका भी वहाँ पे 2 तरह के कोर्ट चलते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ तो एक हिरैर्की चलती है। देखो इस तरह की हिरैर्की चलती है। सबसे पहले ये छोटे कोर्ट आते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। तो ये सुप्रीम है सबसे ऊपर, इसका फैसला यहाँ जाता है। अगर इसके बाद भी संतुष्ट नहीं है तो इसका फैसला ये देता है, उसके बाद ये देता है। ठीक है। तो ये भारत में न्यायपालिका का स्तर ये है कि एक डायरेक्शनल है। ठीक है। तो ये देखो, तो इसका क्या सही आंसर होगा? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ एवं उच्च न्यायालय। ठीक है। तो ये है। अब चलो अगला देखते हैं। 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन हमको मिलाना है।
तो ये कह रहा है कि मिलाओ किस देश से कौन से संविधान में, अपने संविधान में कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। अब देखो दूसरा देखते हैं, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि मूल अधिकार लिया गया यूएसए से, और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। संघ राज्य की समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है और संघ अधिक शक्तिमान है, तो ये लिया गया कनाडा से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3, 5, 1, 2। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले देखो विधि का शासन किसका है? ये है इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैंने अभी बताया, ये है जापान के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचारक, राज्यपाल द्वारा विधायक, जो विधेयक है उसको सुरक्षित रखना है। विधायक नहीं, विधेयक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो चलो अब मिलाते हैं। विधि का शासन, ये ए का हो गया 2, बी का क्या होगा? 3। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, तो ये है कनाडा 4 और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया 1। तो क्या हो गया इसका? 2, 3, 4 है। ठीक है, तो बताइए 2, 3, 4 है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो मूल अधिकार किससे लिया गया है? यूएसए से। और शासन की संसदीय प्रणाली ये किससे लिया गया है? यूके से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आपातकालीन उपबंध किससे लिया गया है? जर्मनी से। और नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये 2 होगा और ये 1, तो 2, 1, 4, 3। इसका क्या आंसर ऑप्शन सही हो गया? सी। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये सब क्वेश्चन भले ही आसान हो पर ये एग्जाम में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें हम लोग को एक एक चीज़ें पढ़ते हुए जाना है, और अगर हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए होंगे तो हम लोग को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोकहित मुकदमे संकल्पना का प्रारंभ हुआ यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कि यूएसए से, कि कनाडा से? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए से। लोकहित मुकदमे जिसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किससे लिया गया? यूएसए से। चलो अब अगला 16 क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? केवल भारत में है, या यूएसए में है, या दोनों में है? तो देखो भारत और यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ट्रू है?
तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि भारत में सरकार के संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, और फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, और ये भी गलत है। सही क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ठीक है। अभी संघीय वगैरह मैं आपको सब बताऊंगा। अभी केवल इतना समझ लो कि संघीय और एकात्मक का मतलब क्या होता है। देखो, मतलब राज्यों में संघ, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका पावर ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा विषयों पर कानून बना सकती है, मतलब एक तरह से राज्य की कोई हैसियत ना हो, उसको बोला जाता है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी भी कानून में जो अंतिम फैसला, मान लो राज्य ने कुछ कानून बनाया और उसमें कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद में सबसे जो संघ जो फैसला करेगा वही माना जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखो, क्वेश्चन तो ये 20 क्वेश्चन थे, ये तो हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक दो पॉइंट सुनो और उसके बाद में हम लोग इस सेशन को बाइंड अप करेंगे और फिर अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, दो टर्म होते हैं। पहला टर्म समझना क्या है। पहला टर्म है जिसको वो कहा जाता है विधि द्वारा स्थापित क्रिया। विधि द्वारा स्थापित क्रिया को इंग्लिश के में क्या कहते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो देखो, इन दोनों टर्म को समझना, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि विधि द्वारा स्थापित क्रिया क्या होती है। जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे अब ये समझना बात वो ये क्या है कि जैसे मान लो भारत के संसद ने एक कानून बना दिया कि चोरी करने पे मान लो मृत्यु दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो एक चोर है, उसने $10 10 मान लो 10 रुपए चुराए हैं, ठीक है। 10 रुपए चुराए हैं, और देखो भारत की संसद ने ये कानून पारित कर दिया, भला ही वो कानून कैसा भी हो, गलत हो या सही हो, उसको कोर्ट उसका फैसला मान के उस हिसाब से सजा सुनाएगी। बात को समझे? आप समझो और बात को अभी क्लियर होगा। तो जैसे मान लो भारत की संसद ने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ने पास कर दिया कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब एक चोर था, उसने 10 रुपये चुराए क्योंकि उसको ज़रूरत होगी या कुछ भी होगा, तो उसने 10 रुपये चुरा लिए और देखो उसको पकड़ लिया गया। अब भारत की न्यायालय में ये मामला जब गया तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये चुराए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो चोर ने कहा ये कि देखो मैंने 10 ही रुपये चुराए हैं और मृत्यु दंड देना, तो ये मतलब कोई भी अपराध के ये इस अपराध के सामने बहुत बड़ी सजा है। तो कोर्ट कहेगा कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी, तुमने 10 ही रुपये की तो चोरी की है, ज़्यादा तो तुमने की नहीं है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चाहे मृत्यु दंड सही हो या गलत, इसको संसद ने बनाकर भेजा है और हमें इसको मानना पड़ेगा। बात को समझे या नहीं बात समझे? मतलब विधि द्वारा जो स्थापित क्रिया है इसके द्वारा उस चोर को मृत्यु दंड दे दिया गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, और सरकार कहेगी कि हमने तो विधि द्वारा स्थापित जो क्रिया है इसके द्वारा हमने उस चोर को मृत्यु दंड दिया है, हमने मतलब पहले ये कानून बना दिया था। बात को समझे या नहीं समझे? अब देखो दूसरा जो टर्म है विधि की
सम्यक प्रक्रिया, जिसको बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये क्या है देखो, अब उसी चोर ने मान लो ये जिस देश में होगा विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो ये जिस देश में होगा तो होगा क्या इसमें कि जैसे मान लो उसी चोर ने $10 मान लो अमेरिका में चुराए और वहाँ पे विधि की सम्यक क्रिया है, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो इन्होंने ये चोर को कोर्ट में लाया गया, कहा कि तुमने $10 की चोरी की है, तो वहाँ पे भी ये कानून है कि $10 की चोरी करने पर मृत्युदंड है। पर बात को अब समझना कि ये तो वहाँ की कोर्ट ने, वहाँ की संसद ने, अमेरिका की संसद ने ये बना दिया है कानून, पर इस कानून को अगर ये न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ये गलत समझता है तो इसको रद्द कर देगा, इस कानून को कहेगा कि ऐसा कहीं होता है, $10 की चोरी के लिए आप उसको मृत्युदंड देंगे, ये जो है उस अपराध के हिसाब से सजा ये बहुत ज़्यादा है। $10 की चोरी के लिए उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने की जेल कर सकते हैं, ये उसके हिसाब से सही, इसका मतलब अपराध के हिसाब से सही उसको पनिशमेंट है। अब कहो कि $10 के लिए उसको मृत्युदंड दे दिया जाए तो ये फैसला हम नहीं मानते हैं। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ का है वो इस कानून को रद्द कर सकता है। मतलब बात को समझे कि नहीं, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है। अब बात को समझना अपने भारत का क्या केस है। तो देखो अपने भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मतलब कोई भी कानून बना दिया गया वो अच्छा है या गलत है उसको अदालत मानेगी। पर देखो थ्योरी में तो हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, पर हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है विधि की सम्यक प्रक्रिया को, मतलब अपराध के हिसाब से दंड दिया जाता है कानून मतलब ये कोर्ट द्वारा। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय फॉलो करता है विधि की सम्यक प्रक्रिया को ही। क्यों फॉलो करता है, इसलिए देखो अनुच्छेद 13 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 13 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। और मूल अधिकारों का हनन मतलब मूल अधिकारों का हनन करने का मतलब ये है कि मूल अधिकारों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और हमारे जो मूल अधिकार है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी को भी गिरफ्तारी करने से पहले या किसी को भी मृत्युदंड देने से पहले उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो अनुच्छेद 13 की वजह से ही जो कहता है कि मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ इसी को फॉलो किया जाता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये है हमारे यहाँ ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये 2 चीज़ें थी। तो ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग देखो भारत की प्रस्तावना में हम लोग 80-90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इसमें लाइक करने में कंजूसी मत करो। ठीक है दोस्तों, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो।